क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 6 पार्ट 4 डीएनए आरएनए में अंतर और वार्षणक्रिया के बाद डीएनए की संरचना। चलाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी लेसन नंबर 6 जिसका नाम है वंशागति का आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत आधार है। चलिए आधार। दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और एक हम लोग पढ़े डीएनए आरएनए में अंतर, और एक हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का वाटसन और क्रिक ने क्या सिद्धांत दिया था इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो वो भी पढ़ेंगे, अब जितना पढ़ लें। तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम है डीएनए और आरएनए में अंतर। ये कई बार आपसे पूछा जाता है। आज का टॉपिक यही रहेगा, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से यही शुरुआत करने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, डीएनए और आरएनए में तो अंतर आप खुद बता सकते हैं कि डीएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग डीएनए आरएनए में अंतर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डीएनए और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग आरएनए। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? आनुवांशिक होता है। आरएनए आनुवांशिक नहीं होता। पहला आप क्या लिखेंगे? पहला आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आज लिख लो, खूब बढ़िया से इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा। डीएनए आनुवांशिक लगभग सभी जीवों में होता है। सभी जीवों में होता है। पहला बात है, याद भी हो गया है। डीएनए जो होता है लगभग जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों में क्या होता है? आनुवांशिक होता है। कौन? डीएनए। आरएनए में आप कह सकते हैं कि आरएनए, ये पहला आप इसमें कह दीजिएगा, आरएनए सभी जीवों में आनुवांशिक नहीं होता है। सभी जीवों में आनुवांशिक नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ जीवाणुओं और विषाणुओं में आनुवांशिक होता है। कुछ जीवाणुओं और विषाणुओं में आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक होता है। ये तो आपको पहला सब लोग याद होगा। कुछ जीवाणु और कुछ विषाणु में ही आनुवांशिक होता है, लगभग सभी जीवधारियों में आनुवांशिक नहीं होता है। दूसरा सुनो, दूसरा बात आपको बताते हैं। सेकेंड नंबर, तब इसमें भी सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। अच्छा बताओ, जो डीएनए होता है उसमें एक शर्करा पाया जाता है। माने डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। याद है ना? आज जो आरएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है? राइबोस शर्करा पाया जाता है। तो दूसरा तो ये भी लिख सकते हैं, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। किसमें? डीएनए। याद हुआ? अच्छा, आरएनए में कल पढ़े थे ना, राइबोस शर्करा पाया जाता है ना। तो भी बता सकते हैं कि आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। राइबोस शर्करा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा था ऑटोमेटिक बताइए, डीएनए में
जो डीएनए होता है इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में 4 पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो लिख लेते हैं इसमें कि 3 नंबर में डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ये लिख लो, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। साइटोसिन होता है, याद करो, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। किस में होता है? डीएनए में। याद हुआ? डीएनए के बाद आरएनए पर आओ। आरएनए में क्या होता है ना, जहाँ थाइमिन आता है उसके जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है थाइमिन के जगह पर। इसमें तीसरा लिख लो, आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है किसमें? आरएनए में। ठीक है, अब ये भी बता सकते हैं कि ये, अच्छा डीएनए कहाँ पाया जाता है, याद है? केंद्रक में पाया जाता है। ये भी एक पॉइंट बनता है, इसको भी लिख लेते हैं 4 नंबर करके। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ पाया जाता है, याद है? बोलो। कोशिका द्रव में पाया जाता है, कल भी बताया गया था। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है केंद्रक में मुख्य रूप से, आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और भी लिखना चाहते हैं तो 5वां नंबर में आप लिख सकते हैं कि डीएनए जो होता है लगभग 99.9% समान होता है सभी जीवधारियों में, लेकिन आरएनए जो होता है अलग अलग होता है। डीएनए जो होता है, जैसे तुम हो तो 99.9% सेम होगा, 99.1% अलग होता है। आप वही से पहचान होता है। 99.9% एक समान ना रही तो हम नहीं कह सकते कि हमारा पुत्र है। समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा सा एक और लिख लेना, 5 नंबर करके, ठीक है ना? छोटा सा ही कर लो, 5 इसमें कर लो, इसमें 5 कर लो। क्या कहोगे कि डीएनए लगभग सभी जीवधारियों में एक समान होता है। लगभग डीएनए सभी जीवधारियों में 99.9% एक समान होता है। 99.9% एक समान होता है। केवल 0.1% अलग होता है। मैं डीएनए जो होगा सभी जीवधारियों में एक समान, लगभग 99.9% एक समान होता है। 0.1 जो कि मात्रा बहुत कम है, ये अलग होता है। अच्छा, आरएनए हर एक जीवधारियों में अलग अलग होता है। ये भी लिख लेना कि आरएनए सभी जीवधारियों में समान नहीं होता। आरएनए सभी
जीवधारियों में एक समान नहीं होता है। एक समान नहीं। तो ये हमारे पास था डीएनए और आरएनए में अंतर। कभी भी आपसे प्रश्न कोई पूछे, और कई बार ये प्रश्न आता है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसके बारे में बता सकते हैं कि डीएनए और आरएनए में का अंतर होता है। ठीक है, याद हो गया सबको? बता देंगे आप। अब एक और आपको हम बताते हैं कि कल हम लोग पढ़े थे एक चीज़ जिसका नाम था प्यूरिन और पिरिडीन, याद है ना? तो इसका भी अंतर देख लेते हैं, प्यूरिन और पिरिडीन में अंतर। सेकेंड नंबर आज का टॉपिक है, सेकेंड। ठीक है ना? प्यूरिन और पिरिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर। तो बढ़िया से तैयारी इसको कर लेना। हम लोग प्यूरिन पढ़े थे, याद करो। संरचना भी इसकी बनाई गई थी। आपने कहा भी था कि सर ऐसे होती है प्यूरिन की संरचना, तो यहाँ पर हम लोग प्यूरिन लिख लेते हैं और यहाँ पर पिरिमिडीन लिख लेते हैं। ठीक है, पिरिमिडीन लिखना। तो देखो, पहला अंतर यही होगा कि कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने दो चक्र होते हैं। इसमें दो चक्र कल दिखाया गया था ना, याद करो। एक यहाँ पर चक्र था, फिर एक यहाँ पर बनाए थे। इसमें कहाँ का उसमें उपस्थित था? कहाँ उपस्थित था भाई? कार्बन और नाइट्रोजन उपस्थित था। तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दो चक्र थे, याद करो, कल बनाए थे आप। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के केवल एक चक्र थे। बात समझ रहे ना? तो लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर करके, फर्स्ट नंबर यहाँ भी फर्स्ट कर लो। इसमें कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। और नाइट्रोजन के दो चक्र थे। कार्बन और नाइट्रोजन के कितने चक्र थे? दो चक्र थे। ठीक है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के केवल एक चक्र थे। कल पूरा चित्र बनाए थे, याद करिए। ठीक है, तो पहला अंतर तो ऐसे ही बता सकते हैं इसमें। अब अंतर नंबर आते हैं सेकेंड। आप कहेंगे कि आप ये भी बताए थे कि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। आप बाकी जो चार बचते हैं इसमें पाया जाता है। मान कह सकते हैं कि इसमें एडेनिन और ग्वानिन उपस्थित होता है। समझ लेना, याद कर लेना। इसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। इसमें एडेनिन और ग्वानिन उपस्थित होता है। अब इसको छोड़ करके जितना होगा सब आपके पिरिमिडीन में होता है। पिरिमिडीन बड़ा है तो बड़ा में 3 आ जाएगा। कौन कौन? देखो, जो बच्चा इसमें लिख लो। का बच्चा देखो, एक तो एडेनिन के बाद थायमिन, थायमिन इसमें रहेगा। लिख लेना कि इसमें हाँ थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल उपस्थित होता है। यूरेसिल उपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब आते हैं 3 नंबर। 5 सदस्य वलय के 7 से और 9 में मानी नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इसमें भी
नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। मान इसमें 7वें और 9वें नंबर पर होता है और उसमें पहले और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो तीसरा नंबर यहाँ लिखते हैं आप, यहाँ, ठीक है। छोड़ दियो उतना, जगह की दिक्कत है थोड़ा। हाँ ठीक है, आओ। तो 3 नंबर आ जाना, इसमें भी 3 आ जाना। क्या लिखोगे कि इसमें सातवें और 9वें स्थान पर नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, उपस्थित होते हैं। इसमें किसका नंबर पर? पहला और तीसरा नंबर पर। कल आप पढ़े थे, देख लीजिएगा, याद है, बनाए थे ना। सबसे पहले आपका कहा था, यहाँ पर नाइट्रोजन था, तब कार्बन था, फिर नाइट्रोजन था। तो एक पहला पर, एक दूसरा पर था, या तीसरा पर। ये दूसरा होगा तो ये तीसरा था। सब चित्रकला बनाए थे, उस चित्र से ही हम लोग लिख रहे हैं पूरा। टोटल बात चित्र से ही लिख रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें पहला और तीसरा स्थान पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। बस इतना अंतर हम लोगों ने क्या किया, देखा। किसके बीच में? प्यूरिन और पिरिडीन के बीच में हम लोगों ने अंतर क्या किया, देखा। अब आते हैं, चलो एक और हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 अंतर देख लिए, ठीक बा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, डीएनए का द्विकुंडली संरचना। आए पढ़े हम लोग। तो डीएनए का द्विकुंडली संरचना आज हम लोग को पढ़ना है। इसके बारे में क्या हम लोग बता सकते हैं? चलें बिठा दे इसको सब। तो डीएनए का आज आता है प्रश्न में कि डीएनए की संरचना के वाटसन और क्रिक मॉडल के जो चित्र बनाकर समझाइए, या वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए और आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसकी कैसी मान्यता हो, या वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बना के इसको वर्णन कीजिए, या वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। बात समझ रहे हैं? वाटसन क्रिक उन्हीं के बारे में आज पढ़ना हम लोग। हटाएं, सब मिटाएं, चलो। द्वारा समझ रहे, वाटसन और क्रिक द्वारा जो डीएनए का द्विकुंडल संरचना दिया गया था, उसी के बारे में। वाटसन और क्रिक दोनों वैज्ञानिक हैं, द्वारा डीएनए का द्विकुंडलित संरचना किताब में आपका दिया है। देखिए खूब बढ़िया चित्र भी बनाया होगा। किताब में सब कुछ हम लोग पढ़ गए हैं, देख रहे हैं ना। यही आपकी संरचना है, इसी के बारे में यहाँ पूरा लिखा गया, इसी का हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले आपको हम चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं डीएनए का द्विकुंडली संरचना। देखो ये आपके पास संरचना आ रहा है, यहाँ पर संरचना बनाते हैं। इस तरीके से डीएनए की संरचना होती है। सर्पिल आकार की इसकी 2 संरचनाएं होती हैं।
इस तरीके से। और इसके 2 लेयर होते हैं, देखो। इधर आकर बैठ जाओ। डीएनए का 2, ये सांप के आकार की जैसी संरचना देख रहे हैं आप। ये जो दोनों संरचनाएं देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बात समझ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड तो ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिए। ये दोनों श्रृंखलाएं जो है न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया है हम आपको बताते हैं, जरा सोचो। यहाँ जो अगर मान लो कि इसका नाम अगर यहाँ पर 5' देते हैं, 5', तो ये जहाँ जाकर समाप्त हुआ उसका नाम होगा 3'। मान लो यहाँ पर समाप्त हुआ 3'। और तब ये जो शुरू हुआ इसका नाम होगा 5' और इसका नाम होगा 3'। इस पाठ में तो यही पढ़ना है, 5' से 3' और 3' से 5'। ये नाम है, इसका नाम है। इनके बीच का दूरी व्यास देखो ध्यान से। यहाँ से जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से इसकी जो व्यास होगी, ये व्यास 20 एंगस्ट्रॉम दिया गया, देख लेना। कितना एंगस्ट्रॉम? 20 एंगस्ट्रॉम दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर के जहाँ चक्र समाप्त हो रहा है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो आपका दिया गया है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। और देखो ध्यान से, कुछ और चीज़ें भी दिया गया है कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस आप देखेंगे तो मात्र ये डिस्टेंस आपके पास होगा 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको हम लोग लघु खींच कहते हैं, सब किताब में आपका लिखा होगा 6 एंगस्ट्रॉम ये होगा, ठीक है। इसमें दिखा दीजिएगा कि जो एडेनिन होगा थाइमिन के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड, और जो ग्वानिन होगा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, फिर इस तरीके से ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन। इस तरीके से आपका माने पूरा जोड़ दीजिएगा, समझ रहे हो? हाँ, तब सब में उपस्थित रहेगा। चलिए, ये वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिए थे, ठीक है। थोड़ा समय आपको यहाँ पर अब इसके बारे में लिख रहा हूँ कि वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विकुंडली संरचना को बताए थे या वर्णन किए थे। कब किए थे भाई? 1953 ईस्वी में किए थे, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक, ठीक है। और जब इसने डीएनए का संरचना प्रस्तुत की है तो आखिर डीएनए का जो द्विकुंडली संरचना थी इनके बारे में क्या बताए, आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। कल ये भी देखे थे, नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन्स, एक प्यूरिन। पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल आता है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन उपस्थित होते हैं। डीएनए के निर्माण में भाग लेने वाले शर्करा को डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। और आपने ये कहा था कि जो डीएनए होता है उसके कुछ बारे में, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, आप पढ़े थे जो मैं बोला हूँ। खैर थोड़ा सा लिख सकते हो यहाँ पर कि डीएनए के निर्माण में
डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तो बैठो ना चुपचाप, जहाँ बैठेंगे। राइबोस शर्करा का पढ़े थे, डीऑक्सी राइबोस शर्करा डीएनए में। एक पढ़े थे पेंटोस शर्करा, उसी का भाग है। एक आपका था फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। एक तीसरा भी था आपका, कौन इसमें था? फास्फेट समूह के बाद एक नेक्स्ट था आपका, इसमें प्यूरिन भी था और पिरिमिडीन भी था, पिरिमिडीन था उपस्थित होता है। चलो डीएनए के बाद निर्माण इतना भाग लेता है। लेकिन जो ये जो सिद्धांत दिए थे, जो इसका वर्णन किए थे, इस वर्णन में उसने क्या क्या बात किए थे, इसके बारे में तो देखते हैं कि वास्तव में क्रिक ने जो सिद्धांत दिए थे, इस सिद्धांत में उसने क्या क्या कहे थे। आइए, डीएनए के द्विकुंडली संरचना की विशेषताएं तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। विशेषताएं याद करो सब लोग। पहला क्या कहे थे वो सब? पहला ही कहे थे कि डीएनए जो होता है दोहरे कुंडलीकार मॉडल को, माने डीएनए जो होता है दो पॉलीन्यूक्लियोसाइड श्रृंखला एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। मैंने कहना है कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। पहला तो यही बात कहे थे। देख रहे हैं डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो ये एक है, एक ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, एक ये है। याद है ना न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? कोई बताओ, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? हाँ, कल बताया गया था कि जब शर्करा हो, नाइट्रोजन क्षारक हो, फास्फेट समूह हो, तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कब पढ़े थे ना हम लोग। आज जब इसकी संख्या अधिक होती है तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। दूसरा ये कहते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्न द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कह सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना में शर्करा और फास्फेट समूह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कल आप पढ़े थे, एक दूसरे से क्या होता है? जुड़े होते हैं। यानी जो शर्करा है, ये जो फास्फेट समूह है उससे क्या होता है? जुड़ा। तीसरा बात पर चलते हम लोग। दो बात ये बता दिए, तीसरा बात क्या बताए थे देखते हैं। ठीक है, तीसरा बात ये कहे थे कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। ये वाला जो हिस्सा है हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है। यानी डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। कब पढ़े थे ना? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं कि जो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में बंध पाया जाता है उसको हाइड्रोजन बंध। देख रहे हो, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है
और ये भी दोनों एक दूसरे से हड्डियां बंद के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये सब वाटसन और क्रिक जो है दोनों बता रहे हैं क्या क्या इसकी डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना की विशेषता होती है। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन कल देख लेते हैं। पहला ही था कि एडेनिन और थायमिन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। एडेनिन और थायमिन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध पाया जाता है, जबकि पाया जाता है इस तरीके से। ये एडेनिन है, ये थायमिन है, द्विबंध इसके मध्य पाया जाता है। बी नंबर कहे थे इसी में के कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है इस तरीके से। ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, इसके बीच में त्रिबंध पाया जाता है। तब आते हैं 5वां नंबर पर। वाटसन और क्रिक ने जो अपना द्विकुंडल संरचना दिया था उसमें 5वां नंबर का कहे थे कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर होते हैं। शर्करा के अणु कितने? 11 एंगस्ट्रॉन। जिसे शर्करा का मतलब कि एक ये शर्करा का अणु अधिक रहे यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो इनके बीच की जो दूरी होती है 11 एंगस्ट्रॉन। ये भी लिख सकते हैं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड में दोनों शर्करा अणुओं के मध्य 11 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। ये भी जान गए। और 6वां नंबर में भी कहे थे वह कि डीएनए का अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। देखो यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा है, व्यास 20 एंगस्ट्रॉन लिखा गया। बिंदी एक दे देना, बिंदी नहीं दोगे ना तो एम्पियर हो जाएगा। तो कहा जाना कि डीएनए के अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। डीएनए का अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है, ये भी बताए थे। 7 नंबर क्या बताए थे कि डीएनए की एक रचना पूर्ण जब होती है तो वहाँ जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन की होती है। माने डीएनए जो डीएनए होता है, डीएनए के जब एक रचना का चक्र पूरा होता है, तो दूरी कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन होता है तथा 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। 10 नाइट्रोजन क्षारक होता है। हो गया, बात समझ गए? ये भी बात कहे थे। इधर वाला सब लिख लिया हो, हटा दे, सब हो गया। ये 8 नंबर लिख लो। 8 नंबर हो गया। 8 नंबर में कि डीएनए
जो होता है आवश्यक एंजाइमों की उपस्थिति में डीएनए का केंद्रक में अंतरावस्था काल में रेप्लिकेशन होता है। ये भी लिख लेना। आवश्यक एंजाइम के उपस्थिति में डीएनए का केंद्रक में अंतरावस्था काल में रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का केंद्रक में अंतरावस्था में रेप्लिकेशन होता है। माने एक डीएनए से और दूसरे डीएनए का निर्माण होता है। एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है, उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। 9 नंबर आ जाओ। ये 9 नंबर ये कहते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है। डीएनए अणु के प्रति पिकोग्राम भार की लंबाई 31 सेंटीमीटर होती है। रेप्लिकेशन होता है। माने 31 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। 10 नंबर आ जाओ। 10 नंबर कह सकते हैं कि डीएनए विपरीत सूत्रों में शर्करा अणु की स्थिति एक दूसरे के विपरीत होती है। माने कह सकते हो डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड विपरीत होते हैं। यदि पहला न्यूक्लियोटाइड 5' से 3' होता है तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड 3' से 5' होता है। ठीक है। और लास्ट लिखो 10 नंबर 11 नंबर। प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात लिख लेना। डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात 1:1 होता है। 1:1। ठीक है। आज का बायोलॉजी बस इतना ही।